आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं फोटोसिंथेसिस की C4 साइकिल। जब अपनी मार्च में क्लासेस हो रही थी कॉलेज में तो हमने C3 साइकिल पढ़ ली थी फोटोसिंथेसिस की और लाइट रिएक्शन पढ़ ली थी। C3 साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी बोल रहे हैं। इस क्लास को लेने से पहले आपको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल को ज़रूर एक बार रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में आपको ये C4 साइकिल को समझनी है। जब हमने C3 साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि C3 साइकिल में या केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RuBP से क्रिया करके एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है 3PGA। उसका नाम क्या था? 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था और इसीलिए मैंने बताया था कि इन केल्विन साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA phosphoglyceric acid and this acid is a 3 carbon compound, so this cycle is called C3 cycle. C3 प्लांट्स और जिन प्लांट्स में C3 साइकिल होती है उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं अपन। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। एक और टर्म आती है फोटो रेस्पिरेशन, है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये C4 साइकिल पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन उसका देती हूँ कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी कार्य करता है और ये ऑक्सीजनेज की तरह भी कार्य करता है। जब ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है, और एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, और इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वो कब होता है? जब ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो लीफ में या बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केल्विन साइकिल में या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। तो ये रुबिस्को एंजाइम हमेशा हमको क्या चाहिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन हो और ये कार्बोक्सिलेज के जैसे काम करे और हमारा ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए और आगे की पूरी केल्विन साइकिल हो जाए और लास्ट में क्या बनता है इससे? C6H12O6 यानी कि सुक्रोज बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव की तरह कभी कभी क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की या जो केल्विन साइकिल की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये एक अननेसेसरी रिएक्शन है फोटो रेस्पिरेशन जो कि C3 प्लांट्स में पाई जाती है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में क्या होता है? केल्विन साइकिल तो एज इट इज होती है C3 प्लांट्स में, लेकिन इसमें एक और स्पेशल रिएक्शन पाई जाती है जिसको C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल को हैच और स्लैक नामक 2 साइंटिस्ट ने इसकी पूरी रिएक्शन को डिस्कवर किया था, इसलिए इन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि C4 साइकिल कैसे होती है। C4 साइकिल में जो C4 प्लांट, जो जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होगी उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। मोस्टली C4 साइकिल जो होती है वो मोनोकोट में या पोएसी में अमरेंथस फैमिली में पाई जाती है, यानी एक बीजपत्रीय पादपों में, जैसे कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन है, इन सब में जो है C4 साइकिल पाई जाती है। अमरेंथस है, यूफोर्बिया है, या और भी ट्रॉपिकल रीजन्स में या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें C4 साइकिल पाई जाती है। तो इसमें क्या विशेषता है? C4 प्लांट्स जो है C3 प्लांट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का वो C3 प्लांट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। अभी अपन इसको देखेंगे कि कैसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज इंक्रीज इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में क्या हुआ कि इनकी जब अपन आपको मैंने बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है मोस्टली किस में हो रही है? लीफ में हो रही है। क्यों हो रही है लीफ में? क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जो C3 प्लांट्स है ये इसमें जो मीजोफिल सेल्स हैं उसमें ये केल्विन साइकिल चलती है। बट C4 प्लांट्स में क्या हुआ कि इसमें जो ये लीफ है, लीफ में जो यहाँ पे मिडरिप है, यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ स्पेशल प्रकार की
पैरेनकाइमेटा सेल्स बन जाती हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ आपको बड़ा बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है वस्कुलर बंडल, इनके चारों तरफ कुछ गोलाकार स्पेशल प्रकार की सेल्स जो हैं इसके 2 या 3 कवर पाए जाते हैं। इनमें C4 प्लांट्स में इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, पहली इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, यानी मोटी होती है। जो ये स्पेसिफिक आप एनाटॉमी देख रहे हैं या जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। जैसे पूरी लेयर 2 या 3 लेयर पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है माला रूपी स्ट्रक्चर, माला रूपी संरचना या मणि जैसी संरचनाएं। तो इसमें ये बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर बने हैं, इसलिए इसको क्रेंज शब्द से वहाँ यूज़ करके इसको क्रेंज एनाटॉमी। तो जो C4 प्लांट्स की पत्तियां हैं उनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। और क्रेंज एनाटॉमी और इनको बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, क्योंकि ये मस्कुलर बंडल है और चारों तरफ इन सेल्स ने कवर किया है, तो ये इन सेल्स को क्या बोल दिया, बंडल शीट सेल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर मीजोफिल सेल्स है। यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ये मान लीजिए पूरी लीफ है, मैं कोई और बना देती हूँ। यहाँ पे ये स्टोमेटा है जिनसे H2O आएगी, एंटर करेगी, और यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स हैं, पर्णमध्युतक कोशिकाएं जिनको आप बोलते हैं, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, और ये हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, अब ये क्रेंज एनाटॉमी ये C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब अपन आते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल में जो एनवायरनमेंट की CO2 है वो स्टोमेटा से होते हैं। ये मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, ये है मीजोफिल सेल्स, ये वाली, ठीक है, जो स्टोमेटा के बिल्कुल पास में है। ये वाला जो है ये तो है मीजोफिल सेल्स। आप इनका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं ये है बंडल शीट सेल्स। ठीक है, बंडल शीट सेल्स। अब आइए, अब ये बिल्कुल जो मीजोफिल सेल्स हैं वो बिल्कुल स्टोमेटा के बिल्कुल पास में है। ये जो एनवायरनमेंट की CO2 है इन स्टोमेटा से होते हुए सबसे पहले यहाँ पे ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से रिएक्ट होती है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसको पैप कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, बुक्स में आपको ये पैप कार्बोक्सिलेज नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा। तो पैप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये CO2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से क्रिया करता है और इसका कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, कार्बोक्सिलेज हो रहा है। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये है 3 कार्बन कंपाउंड, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसका C4 साइकिल का इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसीलिए C4 साइकिल, इसको C4 साइकिल नाम दिया है क्योंकि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बनिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आगे मैलिक एसिड में इसका जो है अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रिडक्शन। और यहाँ पे NADPH2 का NADP में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो NADPH2 का NADP में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में रिडक्शन हो जाता है। ये मैलिक एसिड इज ऑलवेज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। कई बार क्या होता है, मैलिक एसिड की जगह के साथ साथ या मैलिक एसिड के एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। ठीक है, बट मोस्टली मैलिक एसिड बनता है इसमें, इसलिए आगे की रिएक्शन को अपन मैलिक एसिड से ही पढ़ेंगे। ये जो मैलिक एसिड बन गया है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अब आता है किसमें, बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, ये मैलिक एसिड कहाँ आ गया, बंडल शीट सेल में। ये बंडल शीट सेल है पूरी, ये वाली यानी क्रेंज एनाटॉमी में यहाँ पे आ गया। होता क्या है, क्रेंज एनाटॉमी की जो बंडल शीट, इसकी जो एक तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और इनकी जो सेल वाल है वो भी बहुत मोटी है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ पाती है। सिर्फ CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मैलिक एसिड का यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, मैलिक एसिड का क्या होता है यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे बनता है
पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड आपको ध्यान आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, और ये कितने कार्बन वाला था? थिंक 1 सेकेंड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो क्या निकल गई? CO2, ये CO2 निकल गई, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेज हो गया, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, पायरुविक एसिड बन गया 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्या है? ऑक्सीकारी कार्बनीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे NADPH2 में इसका रिडक्शन होता है, यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और पायरुविक एसिड बन रहा है। ये पायरुविक एसिड अब वापस कहाँ आ जाएगा? मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। और ये जो CO2 बनी है ये कहाँ चली जाएगी? कैल्विन साइकिल में। यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलता रहेगा। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें? बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये CO2 से कैल्विन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनता रहेगा। अब आप देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये CO2 बहुत ही सेलेक्टिवली और एफिशिएंटली, इन दोनों शब्दों का मतलब ये है कि बखूबी एकदम बिना कहीं नष्ट हुए, बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से एक प्रोडक्ट से होते हुए दूसरे प्रोडक्ट से होते हुए एज इट इज़ पूरी आपके यहाँ कैल्विन साइकिल में आ गई। ये कहीं भी वेस्ट नहीं हुई, मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी हाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी हाई, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल जो चलेगी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चलेगी और बहुत अच्छी तरह से चलेगी, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए C4 साइकिल बहुत एफिशिएंट प्लांट होते हैं और प्रोडक्शन भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है, ये कैल्विन साइकिल यहाँ पे चलती रहेगी, इसमें बंडल शीथ सेल में। ये पायरुविक एसिड यहाँ पे आ जाएगा वापस मेसोफिल सेल्स में। पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। यहाँ पे एक ATP जुड़ेगा, किसमें? पायरुविक एसिड में एक ADP बन जाएगा। यहाँ पे एक ATP जुड़ के यहाँ पे ये T है और ये D है, ठीक है। एक ATP यहाँ पे ADP से ये जो इसका ATP है या पायरुवेट है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो पायरुविक एसिड फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब इस चीज़ को एक बार आप समझिए कि यहाँ पे जो C4 प्लांट्स हैं, जो जहाँ ज़्यादा ड्रफ है, सूखा है या फेवरेबल कंडीशन नहीं है प्लांट्स की, मोस्टली जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं या सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उन प्लांट्स में C4 साइकिल ज़्यादा पाई जाती है। C4 साइकिल जैसे शुगर केन है, शुगर केन में देखिए आप बहुत रिच प्लांट है कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से और उसमें C4 साइकिल चलती है। यानी जिन जिन प्लांट्स में C4 साइकिल चलती है उसमें जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो बहुत हाई होती है, बहुत रिच होती है और प्रोडक्शन भी बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके कुछ कंक्लूजन है, एक बार मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ कि जो कैल्विन साइकिल है C4 प्लांट्स में वो कहाँ हो रही है? बंडल शीथ सेल में। C3 प्लांट्स में हो रही थी मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। C4 प्लांट्स में फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। C3 प्लांट में क्या था? 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसमें जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है, और इसमें प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होती है, उसमें कम होती है C3 प्लांट्स में, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस भी आपको मैं जब अपने नोट्स आपको सेंड करूँगी उसमें C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में डिफरेंस लिखूँगी। अभी आपको होमवर्क आपका ये है कि आपके पास C3 साइकिल भी मैंने अब पढ़ाई हुई है, C4 साइकिल भी आज मैंने आपको पढ़ा दी है। दोनों में पेन कॉपी लेके आपको जितने डिफरेंस आते हैं आप अपने आप लिखेंगे। दोनों टॉपिक आपके पास में है, मेरे नोट्स के थ्रू आपको दोनों में डिफरेंस मैं आपको सेंड करूँगी। तो जितने आप इन C3 साइकिल और C4 साइकिल को रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये है C4 साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।